हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। क्राइम टच चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देश में एक ऐसी घटना होती है जिस घटना को लेकर पूरे देश में उबाल था। हर व्यक्ति एक ही मांग करता था कि इस आरोपी को बड़ी से बड़ी सज़ा होनी चाहिए। अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से इस घटना को लेकर हर कोई सहज रहता था। लेकिन जब जब यह आरोपी अदालत में पेश होता था, हमेशा दो उंगलियां दिखाया करता था, जैसे खुद को उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अखबार में उसके दो उंगली वाले फोटोग्राफ्स ही छापते थे तो लोगों में और गुस्सा आता था। हालांकि सेशन कोर्ट से उस आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद इस आरोपी को हाई कोर्ट फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर देता है। तो लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और लोगों को लगता था कि कानून का इतना लचीलापन अपराधियों को जिस तरह से सज़ा दे रहा है, उससे इस देश में लगातार अपराध पर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद आपको भी गुस्सा आएगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान आखिर किस हद तक गिर सकता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबा ले। आज की सच्ची घटना जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दरअसल एक लड़की थी जिसने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ था और सरकारी नौकरी की तलाश में वह लगातार एक के बाद एक फॉर्म भर रही थी। एक दिन उसके पास एक डाकिया आता है, एक पत्र लेकर। डाकिया जैसे उसको पत्र देता है, वह लड़की पत्र को खोलकर देखती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह खुशी से इतनी झूम जाती है, घर में हर सदस्य के पास जाती है और जाकर कहती है कि आज मेरा सपना पूरा हो गया और मेरी पहली नौकरी मुंबई में लगी है। दरअसल वह ज्वाइनिंग लेटर होता है, उसकी तारीख लिखी हुई थी, कब जाना है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। वह लड़की घर में रहती थी, यहीं पढ़ती थी, दिल्ली से बाहर कभी नहीं गई थी। लंबा सफ़र था, बहुत दूर का सफ़र था। तब घर वाले कहते हैं कि जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उस दिन हम तुम्हारे साथ चलेंगे, और दिन भी नज़दीक आ जाता है। वह दिन था 1 मई 2013। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर वह अपना ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। साथ में चाची होती है सुनीता दहिया, चाचा होते हैं विनोद दहिया, पापा होते हैं अमर सिंह राठी। साथ में वह बेटी भी होती है जिसका नाम प्रीति राठी होता है। यह सब के सब रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। 3:40 पर दिल्ली से मुंबई जाने वाली एक रेलगाड़ी जिसका नाम गरीब रथ होता है, स्टेशन पर रुकती है। इस लड़की को खुशी का ठिकाना नहीं था और सीधे अपनी उस बोगी में जाकर बैठ जाती है। अपने चाचा चाची पापा को बैठने का भी इंतजाम करती है। अंदर बैठने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। ट्रेन के अंदर कुछ ज़्यादा भीड़ थी, ज़्यादा लोग थे। इसी बीच में एक लड़का जिसके सर पर सफ़ेद रंग की टोपी पहना हुआ था और उसने अपने चेहरे पर गमछा डाला हुआ था, यानी उसका चेहरा कोई देख नहीं पा रहा था। इसी तरह से ट्रेन का सफ़र था, वह अपने मंजिल की तरफ चल रही थी। वह लड़का बार बार उस लड़की के इर्द गिर्द जाता था, आसपास जाता था। उसके बाद यहाँ से दूसरी बोगी, दूसरी से तीसरी बोगी, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और यह सफ़र धीरे धीरे चल रहा था। तो कुल मिलाकर रात हो जाती है और देर रात वह लड़का फिर उस लड़की के पास आता है। तब जाकर उसके पापा कहते हैं कि तुम बार बार इधर चक्कर क्यों काट रहे हो, आखिर क्या बात है, क्या माजरा है। वह लड़का चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और ऐसा शो करता था जैसे कि उसको किसी से मतलब ही नहीं है। लगभग 15 से 16 घंटे का यह सफ़र तय करती है। ट्रेन मुंबई पहुँच जाती है। जैसे ही ट्रेन मुंबई पहुँचती है, बांद्रा टर्मिनस है, वहाँ पर रेलगाड़ी रुकती है। प्रीति अपने चाचा चाची पापा यह सब के साथ टर्मिनल पर उतरती है और खुशी जाहिर कर रही थी। चाचा चाची पापा सब आगे चल रहे थे और लड़की थोड़ी पीछे चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रात भर के सफ़र में थक गई हो। जैसे ही वह चल रही थी, उसके पीछे से आकर एक लड़का उसके कंधे पर हाथ देता है। जैसे वह पीछे मुड़ के देखती है, यह वही लड़का जो ट्रेन के अंदर में टोपी लगाए हुआ और चेहरे पर गमछा रखे हुआ था, वही लड़का था। दोनों में आंखों से आंखें मिलती है। तभी वह लड़का
हाथ में एक डब्बा था, वह डब्बा लड़की के चेहरे पर पूरा डाल देता है और जैसे ही डालता है लड़की कुछ समझ ही नहीं पाती है और कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे पर जलन शुरू हो जाता है। और जलन कुछ इस तरह से होती है कि लड़की बहुत जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। चीखने चिल्लाने की आवाज़ उसके चाचा चाची पापा तक पहुंच जाता है। आसपास जितने भी यात्री होते हैं वहां तक पहुंच जाता है। जल्दी से उसके चाचा चाची पापा उसके पास पहुंचते हैं और उसके कपड़े पर चेहरे पर जो गिरा हुआ था, जो गीला था, उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हाथ लगा रहे थे वैसे ही हाथ झुलस रहे थे और उसका असर इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा था कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लड़की की हालत कुछ ज़्यादा बिगड़ जाती है। उधर जो नकाबपोश था, जो इस घटना को अंजाम दिया था, वह भागने की कोशिश करता है। तभी उसके हाथ से डब्बा छूट जाता है। वहीं पास में एक लड़का खड़ा हुआ था जिसका नाम समीर शेख था। समीर शेख उस डिब्बे को उस लड़के को फेंकते हुए देखता है और जैसे ही समीर शेख इस डब्बे को उठाकर सूंघता है तो पता चलता है कि इसके अंदर तो एसिड था। उसका भी हाथ झुलस जाता है। तभी वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है और कहता है, सलमान, सलीम, जल्दी से इसे पकड़ो, इसने लड़की के ऊपर एसिड फेंका है। और उस लड़के के दोनों दोस्त उस लड़के के पीछे पीछे भागता है। ऐसे करते करते रेलवे स्टेशन से कब निकल जाता है, कब उनके आंखों से उलझन हो जाता है, पता ही नहीं चलता और उनकी कोशिश नाकाम रहती है। और चारों तरफ उस लड़की के आगे अब अंधेरा छाया हुआ था। हालत बिगड़ रही थी। उस लड़की को तत्काल ही स्टेशन मास्टर के रूम में लेकर जाया जाता है। चाचा चाची पापा सभी रो रो कर बुरा हाल था। लड़की भी समझ नहीं पा रही थी आखिर वह करे तो क्या करे। आज उसकी ज़िंदगी का बहुत अच्छे दिन था, बहुत खूबसूरत दिन था। आज वो INC मुंबई में ज्वाइनिंग करने वाली थी। एक डिब्बे ने उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दिया। उसकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही थी, बिगड़ती जा रही थी। इसलिए उसको जल्दी से वहाँ पर जो नज़दीकी में एक अस्पताल थी, गुरु नानक हॉस्पिटल, वहाँ लेकर जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वहाँ के जो डॉक्टर थे वह कहते हैं कि बहुत ही गंभीर रूप से घायल है, इसको यहाँ हम इलाज नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा देर यहाँ पर इसको रोका गया तो इसके जान का खतरा भी हो सकता है। तत्काल इस लड़की को मसीना हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ भर्ती कराए जाने के बाद उस लड़की से पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ था क्या नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वह एसिड की मात्रा जो थी उसके शरीर पर गिर रहा था वैसे वैसे उसकी शरीर का हिस्सा गलने की ओर हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही हाई क्वालिटी एसिड का इस्तेमाल किया गया था। इलाज शुरू हो जाता है। 2-3 दिन का वक्त बीत जाता है। पुलिस आती है और उस मामले की जांच पड़ताल करती है कि आखिरकार इस घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया है। उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी तो उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। शरीर की जो फेफड़े, दिल, इन सब पर बुरी तरह से असर हो रहा था। अब वह सिर्फ थोड़ा बहुत लिख सकती थी। उसने थोड़ा बहुत इशारा किया था कि मेरे साथ कोई इस घटना का अंजाम दे सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि एक सत्यम है, अंकुर है और पवन है। यह लोग मेरे साथ इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। पापा से और चाचा चाची से वो लिखकर ही बातें किया करती थी। उसने बहुत सारी बातें की थी। बताया था कि मैंने कितने सपने देखे थे यहाँ तक पहुँचने के लिए। जिंदगी के दिन बदलने वाले थे, लेकिन वह लड़का कौन था, क्या उसका पता चला। एक तरफ वो लड़की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी तो दूसरी तरफ टेलीविज़न और अखबारों में उस लड़की की लगातार खबरें छप रही थी। ऐसा कोई शहर नहीं था जहां विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा था। आखिरकार इस लड़की के साथ किसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। जो भी है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, उसको फांसी की सज़ा दी जाए। इसी बीच में उसकी जो एक छोटी बहन होती है तनु, उसको एक लड़का जिसका नाम होता है पवन कुमार फ़ोन करता है। फ़ोन करके पूछता है कि तनु, तुम्हारी बहन की तबीयत कैसी है, सब कुछ ठीक तो है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन उसका पूछने का अंदाज कुछ अलग था। तनु को शक होता है। तनु अपने पापा से कहती है कि पापा, आज मेरे पास पवन का फ़ोन आया था जो BTech करता है, छात्र है। उसने इसके बारे में पूछा था, कह रहा था कि तबीयत कैसी है। उसके बाद उसके पापा को भी शक होता है। वह सीधा पुलिस को फ़ोन करते हैं। कहते हैं कि आज पवन कुमार का मेरे बेटी के पास फ़ोन आया था। हो ना हो इस घटना के पीछे पवन कुमार का हाथ हो।
तभी पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और 9 मई 2013 को इस पवन कुमार को हिरासत में लेता है और इसे सख्ती से पूछताछ करते हैं, क्योंकि प्रीति राठी ने जो 3 नाम बताया था उसमें से एक नाम पवन कुमार का भी होता है। और मुंबई की रेलवे पुलिस इसे ले जाती है। ले जाने के बाद इससे पूछताछ करती है, लेकिन कई दिनों का समय बीत जाता है। कई दिनों के बाद भी सफलता नहीं मिलती है कि आखिरकार पवन कुमार ने इस घटना को अंजाम दिया है या किसी और ने दिया है। प्रीति राठी के पिता ने अपने तरह से जांच करवाने की कोशिश की तो पता चला कि जिस लड़के को पुलिस हिरासत में लिया है, दरअसल वह लड़का उस दिन न ही दिल्ली में था न ही मुंबई में था, और वो तो रोहतक में था, क्योंकि उसकी लोकेशन जब निकलवाई गई सर्विलांस के माध्यम से तो पुलिस कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। एक तरफ यह मामला हो जाता है और दूसरी तरफ उस लड़की का इलाज चल रहा था मुंबई हॉस्पिटल में। मुंबई हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। दिन पर दिन उसके तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है और ठीक 1 महीने बाद यानी 30 दिन के बाद 1 जून 2013 को इस लड़की ने दम तोड़ दिया। और जैसे ही यह लड़की ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, अखबारों के माध्यम से पता चलता है तो पब्लिक में और ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। लाश को ताबूत में रखकर सीधा मुंबई से दिल्ली लेकर आते हैं और उसी ताबूत को लेकर प्रदर्शन किया जाता है। एक तरह से रैली निकाली जाती है और घर वालों को सब्र का बांध टूट रहा था। वहीं से धरना प्रदर्शन शुरू हो जाती है और इस मामले की जांच पुलिस से नहीं सीबीआई से मांग करते हैं, सीआईडी से मांग करते हैं। दिल्ली सरकार इसमें समर्थन करती है और उनकी मांग को मान लेती है और इस मामले की जांच सीआईडी मुंबई से कराई जाती है। सीआईडी मुंबई मामले की जांच करने के लिए दिल्ली आती है। अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी एक लड़की सामने आती है। आने के बाद वह पुलिस सीआईडी से कहती है कि हो ना हो इस घटना के पीछे आरोपी पड़ोसी अंकुर पवार का हाथ हो सकता है, क्योंकि अंकुर पवार ने प्रीति को कई बार कहा था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। प्रीति इस बात को लेकर कभी तैयार ही नहीं थी। वह कहती थी कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, और दोनों में टकराव हो जाती है। और टकराव उस दिन ज़्यादा बढ़ जाता है जिस दिन नौकरी का पत्र आता है। इस लड़के का पिता कहते थे कि देखो प्रीति कितनी आगे बढ़ रही है, तुम हो के पढ़ ही नहीं रहे हो। यह प्यार करता था। प्यार कहीं ना कहीं गुस्से में तब्दील हो जाता है और सोचता है कि क्यों ना उस लड़की को इस रास्ते से हटा दिया जाए। जब पुलिस वाले इस लड़के से पूछताछ कर रहे थे तो पहले इधर उधर के जवाब दे रहा था, इधर उधर की बातें कर रहा था, और जब पुलिस वालों ने सर्विलांस के माध्यम से इसके फ़ोन के लोकेशन निकालता है तो पता चलता है कि यह तो उस दिन रेलवे स्टेशन पर था और अगले दिन मुंबई में था, और यही कहीं ना कहीं घटना स्थल का आरोपी हो सकता है। उधर जो 3 लड़के होते हैं, सलीम शेख, सलमान शेख, समीर शेख, जब इसे पकड़ने की कोशिश की थी, कुछ दूर तक गया था तो उसके चेहरे से गमछा जो था वह हट गया था। तीनों लड़कों ने उसे लड़के की तस्वीर की स्केच भी बनाया था, तभी वह मैच कर जाता है और फ़ोन के लोकेशन बहुत सारे सबूत हैं जो सीआईडी को मिल जाते हैं। तब जाकर लगता है कि जो असली आरोपी है वह पुलिस के हाथ लग चुका है। देश के लोगों में गुस्सा चल ही रहा था, वह लड़की पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। अब इस मामले की सेशन कोर्ट मुंबई में सुनवाई होती है और 2-3 साल लगातार सुनवाई होने के बाद सन 2016 में वहाँ के जज साहब इस मामले में फांसी की सज़ा सुना देते हैं। यह एसिड का पहला मामला था जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इस व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए और तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। उसे फांसी की सज़ा सुनाई जा रही थी और वो 2 उंगलियों का निशान दिखा रहा था। यह खबर जब अखबारों में छपती है, यह फ़ोटो जब अखबारों में छपता है, लोगों में और भी ज़्यादा उबाल आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। लोग मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको फांसी की सज़ा दे ही दी जाए। उसकी सज़ा को फिर हाई कोर्ट में अपील की जाती है। हाई कोर्ट में अपील करने के बाद उसकी सज़ा को फांसी से बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है।
लेकिन वह लड़के ने जो लड़की के साथ किया, यह घटना पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन जाता है। और इसके बाद इस एसिड के मामले में कई तरह के बदलाव भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसे ही अपराधियों को कम समय में बड़ी से बड़ी सज़ा मिल जाए तो अपराधी अपराध करने से पहले कई बार सोचेंगे, बचेंगे। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरे घटना पर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।